टेस्ट में क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म पोर्शन, लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन आ गया था, तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो होमवर्क वाले सवाल? टेस्ट के अंदर तो मैंने सिंपल सा सवाल डाला था। अच्छा जी, वैसे वो सवाल तो चूंकि मैंने टेक्सला वाला भी आज डिस्कस नहीं किया, 2 सवाल उसके अलावा करवा दिए। एक और सवाल होमवर्क में दिया है नया, नादिर लिमिटेड, और ये दोनों जब सवाल आप कर लेंगे तो इनमें से जो आप कहेंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा भी डिस्कस करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सॉल्व करा दूंगा, नो इशू। बहरहाल, अगर कभी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन अलग अलग नजर आए तो अपने बोरिंग कॉस्ट वाले उस कॉन्सेप्ट को याद करना जिसमें टीपू वाले सवाल के अंदर आपको बताया था कि एक लोन अगले 3 साल में रीपे होना है और किस्तों में होना है, तो जितना लोन इस ईयर एंड पे खड़े होकर अगले 12 महीने में पे होता नजर आएगा वो भी वही लोन है, लेकिन उसका करंट पोर्शन और दूसरा लॉन्ग टर्म पोर्शन हो जाता है, नॉन करंट पोर्शन है, तो ये वही लोन ही। तो जब लेजर बनाना पड़ेगा तो दोनों को ऐड करके बना देंगे, ठीक है ना। यानी कि लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, दरअसल ये एक ही चीज को तोड़ के लिखा गया है बैलेंस शीट में। तो जब लेजर बनाने लगना तो लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग ऐड करके बीडी में लिखना, और क्लोजिंग लॉन्ग टर्म लोन का और क्लोजिंग करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का ये दोनों ऐड करके सीडी में लिखना होता है बस। यानी दरअसल ये एक लोन ही था, लायबिलिटी को ही ब्रेक किया था हमने। बोरिंग कॉस्ट का वो टॉपिक याद करो जिसके अंदर मैंने स्टार्ट के अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी, और टीपू वाले सवाल के अंदर हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी को 2 हिस्से करके लिखा था। बहरहाल ये एडजस्टमेंट कोई एक बार नहीं आई है, ये 2-3 बार आपके सामने सवालों में आनी है, और मैंने इसके लेजर बताते खुद भी बनवाने हैं 2 से 3 सवालों के अंदर, ठीक है। इसलिए रिलैक्स हो जाएं। ये बात तो सिर्फ इसलिए कर दी कि होमवर्क वाले सवाल में था, लेकिन मैंने होमवर्क वाला सवाल डिस्कस किया नहीं पिछली क्लास में। उन्होंने कहा है कि जी कल ही करेंगे इसको डिस्कस। फिलहाल हम 2 सवाल करेंगे आज कैश फ्लो के, ठीक है, और दोनों सवाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वैसे कुछ बेहतरी टेस्ट के अंदर कैसा रहा कैश फ्लो का? पास पेपर था। अच्छा, तो मैंने कहा था पहले लेके आओ। अच्छा जी सुने बेटा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम पढ़ा हुआ है ना आपने, जो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा हुआ है वही लेजर है। लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म थी, स्टेटमेंट फॉर्म ही लेजर में है। टेंशन ना ले, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, ओके। अच्छा जी देखें, पूरा सवाल पर्चे में भी आता होगा, ये तो मुश्किल ही है, तो जितना आता हो उसके साथ अच्छी फाइट करके उसमें से मार्क्स लेने की आदत होनी चाहिए ना हमें, ठीक है। तो अब बिल्कुल आसान सवाल भी हो तो उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होनी ही चाहिए कि जिसमें आपको लगे यार ये क्या समझ नहीं आ रही। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जो टेस्ट तो फिर ना हुआ। चलें जी, अच्छा सुने जी, क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट जरा पढ़ दें मुझे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां पे कोई चमक, कैमरामैन भाई, यहां पे कोई चमक, फिजिकल बच्चों जिसको पढ़ रही है वो एडजस्टमेंट करिए जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यहीं पे आज मैंने बनानी है इस सवाल की, क्योंकि उस तरफ तो फिर बड़े वाले असल सवाल की तरफ जाएंगे, नहीं तो नकल सवाल है। अच्छा जी, ये है AB एंटरप्राइजेस, लेकिन आप यही पिक्चर ही ले लेना, चाहे नोट करना बाद में, आपको टाइम दे दूंगा 2-4 मिनट। फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा साथ साथ देख लें सिर्फ इसको, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। अच्छा जी, तो देखें जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बात शुरू होती थी हमारी, ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमारी कैश फ्लो स्टार्ट होती है। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स आती हैं, फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स आ जाती हैं। उसके बाद लेस टैक्स पेड, लेस इंटरेस्ट पेड, लेस डिविडेंड पेड। हमारे पास जो टोटल आता है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। फिर हेडिंग देते हैं जी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और हमारे पास आ जाता है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टोटल। फिर हेडिंग होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसलिए कहा ना साथ साथ नोट ना करो, क्योंकि हो सकता है आपको एक सफे के ऊपर ये सोल्यूशन मिल जाए। और फिर तुम दोनों ऐसा करो, निकल जाओ बाहर, चले जाओ और वहीं जाके पढ़ लो, बता लो इसको वहीं पे जाके। बेटा अजीब आदमी हो यार तुम। इट्स ओके। ओके, उसके बाद नेट कैश फ्लोज। और तुम भी सब्र कर लो थोड़ा सा, उतावले हुए जा रहे हो। ये क्या है, सवाल तुम्हारे सामने हो ही जाएगा। अच्छा जी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हम ऐड किया करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए वर्किंग वन बनाया करते हैं हम, और हम पहुंच जाया करते हैं। भाई सबको ये फॉर्मेट नजर आ रहा है? मेरे फिजिकल क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों के तो आमिर भाई ने इंश्योर कर लिया हुआ है, उनको सही नजर आ रहा है। फिजिकल सब बच्चों को ये कैश फ्लो नजर आ रही है? ओके। वर्किंग वन हम किया करते हैं कैश एंड कैश। अच्छा, हम ऐसा कर लेते हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स कर लेते हैं सवाल। ओके। अच्छा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग, क्लोजिंग, ओपनिंग आती है जी, और उसके बाद आगे काम शुरू करो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल था, अपनी तरतीब से फॉर्मेट बनाया, वर्किंग वन लिखा। जब सवाल की तरफ देखा तो पहले तो इनकम स्टेटमेंट थी, हमने कहा चलो आगे बैलेंस शीट होगी। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स गिवन है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है। फिर जीपी, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम लिखा हुआ है। फिर टैक्स और नेट इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यूं कह लें आसानी के लिए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब बैलेंस शीट देखने गए तो आगे लिखा हुआ है नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13 वर एज फॉलोज। उन्होंने नेट चेंजेस ही दे दी। आगे देखते हैं तो नेट चेंज डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में दी हुई है, तो हमने कहा शुक्र है ये जुगाड़ के अंदर हमने काम किया हुआ था, हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल कैश ने तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आना होता है, तो इस कैश का क्या करना है ये तो फिर मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा। ठीक है। बाकी चीजें तो देखें ना जो पॉसिबल हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कहां जाते हैं जी? वर्किंग कैपिटल में जाते हैं ना जी। ठहर जाओ यार, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल आइटम्स। अच्छा जी, तो ट्रेड डेट्स लिखा हुआ है, ट्रेड डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा हुआ है, और नेट भी लिखा हुआ है। लो लिख लिया हमने, सवाल से जो लिखा हुआ था लफ्ज लिख दिया। अब बताओ वो क्या कह रहा है? अगर ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो तो दूसरा इंपैक्ट कैश को डेबिट करते हैं। ठीक है। अभी इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना खुला खुला लिखूं जी। क्या हो रहे हैं जी? क्रेडिट बोला उन्होंने, तो हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट, यानी पॉजिटिव साइन से लिखना है। अब आज वाले सवाल के अंदर जब उधर सवाल करते हैं ना, तो ये बस क्रेडिट लिख लिया करेंगे, अगला डेबिट नहीं लिखा करेंगे। हाँ बोलो। 74 पॉजिटिव। आगे क्या है? प्री इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी यही आती हैं, इन्वेंट्रीज। अब वो कह रहा है जी अब हमने देखना ही नहीं ओपनिंग क्लोजिंग से डिफरेंस है, बढ़ रहा है, उन्होंने खुद ही बता दिया डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही, इन्वेंट्रीज, अच्छा ये ट्रेड, इन्वेंट्रीज डेबिट, बड़े कामों ने छोड़, इन्वेंट्रीज डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट। देखो फिगर भी नहीं निकालनी पड़ रही, 10 नेगेटिव। आगे है जी
प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड नहीं है, प्री पेमेंट है, प्रीपेड बहरहाल एसेट है, लाइबिलिटी है, हमें इससे क्या, हमें तो उसने डेबिट क्रेडिट खुद ही करके दे दिया, प्री पेमेंट तो है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट तो दूसरा इंपैक्ट कैश को कर दो डेबिट, कितने से 6। नेक्स्ट एक्रूड एक्सपेंसेस, बोलो एक्रूअल्स, कुछ एक्सपेंस प्रीपेड होते हैं, कुछ एक्रूड होते हैं, कोई मसला नहीं। एक्रूड एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, डेबिट, बस सुकून से दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट कर दें, ठीक है। अच्छा सॉरी, उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, अभी पे टैक्स का तो हम लेजर बनाते हैं, तो चलो वर्किंग टू, फिर लेजर टैक्स एक्सपेंस लिख देते हैं, लेकिन उसी में पेएबल डाल देते हैं, पता है ना, ओके। और लास्ट क्या है जी, ट्रेड पेएबल्स, ये तो यहीं पे आते हैं, ट्रेड पेएबल्स और डेबिट हो रहे हैं, दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट कर दें, कितने से 90 से, नेगेटिव, डन जी, नंबर आगे काफी सारे। अब सबसे पहले इनकम टैक्स पेएबल को देखो, उसमें नेट चेंज क्या बता रहा है जी, डेबिट, क्या बता रहा है जी, डेबिट, लायबिलिटी क्या हो रही है, डेबिट, लायबिलिटी डेबिट होकर बढ़ती नहीं है, ठीक है, टैक्स पेएबल है ना, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डेबिट, मतलब कम, 28 से हो रही है कम। अब उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है नेट चेंज है, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए लायबिलिटी 28 से कम हुई, यही लिखा हुआ है। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ था ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट मतलब कम हुए, तो उन्होंने देखा होगा ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए ट्रेड रिसीवेबल्स 74 से कम हुए होंगे। इसी तरह से उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेएबल, लायबिलिटी है, ये ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 28 से हो गई कम, और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैंने लेजर बनाना ही बनाना है, क्योंकि मैंने कहा था टैक्स और इंटरेस्ट का लेजर हम लाजमी बनाते हैं, इंटरेस्ट है नहीं इसलिए नहीं बना रहे, टैक्स है इसका बनाएंगे लेजर। अब इधर देखना सारे तवज्जो से, सबकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि इस एक एडजस्टमेंट की बेस पर यह सवाल तो होना ही होना है। अगला बड़ा रीसेंट सा सवाल 14-15 नंबर का पास पेपर में आया, वो सिर्फ इस एक अकाउंट के समझने से होना है, ठीक है। मैं कुछ लिखने लगा हूं, अगर मुझे लिखा हुआ मेरा सही लगे तो मुझे कहना ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। ट्रेड इनकम टैक्स पेएबल 28 से क्या हो गए हैं जी, डेबिट यानी कम, तो मैं कहता हूं जी ये असल में ये कहना चाह रहे, एतराज है, मंसूर एतराज करो यार, नहीं समझ आई, चलो इसको 100 कर दे, 28, इसको 100 करना है, इसको 128 कर दो। अब कुछ समझ आई? नहीं अभी भी नहीं आई। नहीं सर हमें ना 100 नहीं, हमें 1000 अच्छा लग रहा है, क्लोजिंग ना 1000 हो जाए। मैं कहता हूं ठीक है, फिर इधर 1028 कर लो, कोई बात नहीं है, आपने बस इधर से डिफरेंस दिखाना है 28 का, तो आपको समझ आनी चाहिए इतनी सी बात। ये बिल्कुल बच्चे मैट्रिक वाले को भी समझाया जाए ना तो उसको भी आ जाएगी। अगर आपको नहीं आ रही तो आप फिर जरा रिकंसिडर करें इन बातों को जो इधर आप पढ़ने आए हुए हैं, ठीक है। हाँ पर नियत भी सीधी रखा करो भाई, ठीक है भाई, सादा सी बात है। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए टैक्स पेएबल 28 रुपए से कम हुआ है। आप यहां पे 1 लाख ले लो, यहां 1,28,000 ले लेना, यहां 1 करोड़ ले लो, यहां पे 1,28,00,000 ले लेना। बस आपने यह बताना है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए टैक्स लायबिलिटी 28 से कम हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा था ज्यादा अजम्पशन नहीं लेनी आपने। आप यहां पता क्या कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो 1000 रुपया, तो फिर यहां पे लिख रहे हो 1000 जमा 28। ज्यादा अजम्पशन लेनी पर्चे के अंदर अवॉइड करनी है, सादा बात रखो ना। फिर आप इसे ही 28 रखो, क्लोजिंग 0 कर दो, बात तो वहीं पे ही है। हमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग से गर्ज नहीं होता, हमें इसी फर्क देखो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी एक्सपेंस जो है वो 100 रुपया है और कैश यहां पे 128 आना है, ठीक है ना। अब ये 2 फिगर्स है ना जो हमारी कैश फ्लो में यूज होती हैं, बल्कि ये भी हम नहीं यूज करते, ये यूज करते हैं। अब आपने कहा इधर 100 कर दो, मैंने कहा इधर 128 कर दो, इस पे कोई असर पड़ा? चेक कर लो। आप इसको 1000 कर दो, इसको 1028 कर दो, इस पे कोई असर नहीं, क्योंकि जब तक आपने ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस 28 दिखाते रहना है,
अंदर वाली फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ना, और हमें रिक्वायर्ड ओपनिंग क्लोजिंग होता ही नहीं है कैश फ्लो के अंदर। हमने कौन सा बैलेंस शीट बनानी है कि हमें क्लोजिंग चाहिए, बात समझ गए? ठीक है, तो ये सारी इस सवाल के अंदर बस बात थी और तो कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, अच्छा चले जी, अब सवाल ने क्या कहा जी, टैक्स पेएबल कम हो रहा है 28 से, तो हमने कहा जी 28 से 0 हो गया, मतलब ठीक हो गया। चलो बस भाई ये भी हो गया, ये ठीक है। अब रह क्या गया, ऊपर कैश, और मैं कहता हूं कैश भी कर दो। कैश क्या बता रहा है जी, डेबिट, मतलब बढ़ा है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ 32 बढ़ा ना। पर हम कैश को ऐसे कभी भी नहीं लेते होते कि हम डिफरेंस लें, हम वर्किंग कैपिटल थोड़ी लेकर जाते हैं इसको, हम तो ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग लिखते हैं। अब फिर हमारे लिए मजबूरी क्या है, हम इसको ओपनिंग लिखकर क्लोजिंग 32 कर देते हैं। ये इंक्रीज आ गया, जिसने इसको 100 लेना है इसको 132 कर दे, 1000 लेना है 1032 कर दे। अब बात समझे हो, नेट चेंज। हाँ भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, अब आ गई समझ, पहली बात भी समझ आ गई नहीं वैसे तो जो मैंने कही थी। ठीक है, अच्छा ये सारी नेट चेंजेस ले लिए हमने जी। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखना जरूरी क्यों समझते हैं, क्योंकि इन वर्किंग कैपिटल में लाते नहीं है। इसको इस तरह से लेजर में लाकर रखना जरूरी था, क्योंकि इसको भी वर्किंग कैपिटल में लेकर जाते नहीं, लेकिन यूज कर लिया उसी डाटा को, बाकी तो पढ़ाई हमारे हिसाब से था। ठीक है, ओके। अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हम इस मेथड में ना सेल देखते हैं, ना कॉस्ट ऑफ सेल देखते हैं, ना सेलिंग एडमिन देखते हैं, हम तो पीबीटी से स्टार्ट करते हैं जो कि 212 है। हम अगर इंटरेस्ट होता तो उसका भी लेजर में आता है, वो तो है नहीं सवाल में। ठीक है, हम इस टैक्स एक्सपेंस को ले आएंगे टैक्स के लेजर में, पेएबल के लेजर में, एक्सपेंस के लिए टैक्स एक्सपेंस इस तरफ आना है, कितना 90, तो कैश कितना आ गया, अब ये एक्सपेंस ऊपर एड बैक कर देते हैं, पीबीटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवर्स नहीं करना एक्सपेंस को। हाँ, पेड की फिगर इधर आके माइनस कर दो, माइनस है 11, ये जी वर्किंग 2 में आपने निकाल लिया। सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है। ठीक हो गया, सवाल की एक लाइन बस लिखी रहेगी, भूल गए थे, क्या है जी, डेप्शन फॉर द ईयर इज 68। हाँ, इन्हें कितने जाना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में प्रॉफिट तक आते आते डेप्शन, मंसूर देख लो यार, फिर इसी बात में प्रॉफिट तक आते आते डेप्शन माइनस हो चुकी है, तो क्या कर दें, थोड़ी देर रुक जाओ मंसूर, ये जिसने एसी की फरमाइश की है इसको कहो जरा 1 मिनट रुको, मैं पढ़ रहा हूं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऐड हो गया 68, कैलकुलेटर आउट करें जल्दी जल्दी सारे, टोटल कर दें जरा एक दफा, 32 पॉजिटिव, एक दो और को करने दो। कैलकुलेटर है आपके पास बेटा, है कैलकुलेटर, उल्ली लग जानी पुत्र उन्हें। हाँ, पिया पिया उल्ली समझते हैं, उल्ली फंगस, इतने तो मार्स से आए हुए, नो सर। 32 है जी, पॉजिटिव 32। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कोई सवाल ने दी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कोई बताई नहीं, नेट कैश फ्लोज आ गए पॉजिटिव 32, ऐड किया ओपनिंग 0, क्लोजिंग आ गया 32, सवाल पूरा। इसका मतलब ये है, मैच नहीं, शुक्र करना है, खुश होना है। देखो इंट्रो में ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाया करते थे फाइनल अकाउंट के टॉपिक में बच्चे, तो जब मैं उन्हें पढ़ाया करता था, आपने तो वो इंट्रो पढ़ी नहीं ना, जो पेपर देने जाते, तो मैंने कहा करता था बैलेंस शीट अगर पर्चे में टैली हो जाए तो अफसोस करना, ओहो ये क्या हुआ, टैली हो गई, और अगला सवाल शुरू कर देना। और अगर खुदा ना खास्ता टैली नहीं, खुदा ना खास्ता ये, बल्कि मैं उलट बोल गया हूं, ठहरो, नहीं, अगर टैली हो जाए तो खुदा ना खास्ता टैली हो जाए, यूं बोलना चाहिए था मुझे, खुदा ना खास्ता टैली हो जाए तो फिर अफसोस करते हुए आगे चले जाना। और अगर टैली ना हो, जो कि नॉर्मली होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चले जाना, रुकना किसी सूरत में भी नहीं है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट टैली होने की वजह होती थी कोई एक प्लस माइनस 2 फिगर्स आगे पीछे हैं, अगर उनको ढूंढने बैठो तो 10 से 15 मिनट लगेंगे और 1-2 नंबर स्कोर होंगे, और अगर वही 10 से 15 मिनट अगले सवाल में दे लो तो आपके 10 से 15 नंबर आसान वाले आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कैश फ्लो है, आपकी जब बैलेंस नहीं होती, आप सॉल्यूशन देखते हो तो कोई 1 या 2 फिगर्स निकलती हैं गड़बड़, तो मतलब 1 या 2 नंबर कटे हुए थे, बाकी सब नंबर तो आप ले चुके हैं। अब आप उसको ढूंढने के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट लगा दो, वो ढूंढ भी लो, बैलेंस कर भी लो, तो 1-2 नंबर बढ़ गए।
लेकिन वो 10 से 15 मिनट अगले सवाल पे लगाओ, आसान 10 मिनट, वो 15 मिनट आसान 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। हर सवाल के आसान नंबर आपको पहले मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर भी वही उसूल लगता है। अगर तो कैश फ्लो टैली हो जाए, ओ नो, चलो कोई बात नहीं। और अगर टैली हो जाए, शुक्र, टैली ना हो तब भी शुक्र, शुक्र अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं पास तो मैंने फिर भी हो जाना है, इसलिए आगे आसान नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। याद रहेगी ये बात। इसे तो मैं वो किसी ने किसी को खड़ा करके कहता हूं, जरा छुपा लो क्लोजिंग को, और ओपनिंग लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंसिंग लिख के घर आ जाते हैं। एक बच्चा इसी क्लास में शायद पूछ रहा था, पता नहीं सुबह वाले ने पूछ रहा था कि जी यहां पर हम जो क्लोजिंग वहां निकला होता है वही ना लिख लिया करें। मैंने कहा इस बात पे तो हो सकता है गुस्से में ही वो तुम्हें फेल कर दे, तो कहेंगे मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, उसको नहीं नजर आ रहा बैलेंस नहीं हो रही, तो जो गलत बैलेंस हो वही लिखो, कोई मसला नहीं है। और भाई मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर चुके होते हो आप, ठीक है ना। एक दो चीजों की वजह से बैलेंस नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इस टैली ना होने से कभी भी परेशान नहीं होना। जो टैली ना होने पर रुकना है ना, तो 1 से 2 मिनट रुको, सिर्फ यही देख लो बस सारी चीजें पहुंच गई, कोई मिस तो नहीं हो गया, टोटल सही हुआ है, नहीं मिला चलो यार ठीक है, जो होना था वो हो चुका, इससे अब और कोई नंबर हमारे नहीं निकलने। लेकिन अगर हम यहां 10-15 मिनट लगा गए ना, तो हमारे अगले सवाल के आसान 10 नंबर 12 नंबर गए समझो, तो फेल होने की तरफ चल पड़ोगे, ठीक है। तो फेल नहीं होना, पास होना है। अच्छा जी, अच्छा इधर देखें आप, आखिरी बात, एक और बात भी यहां से पता लगी। देखो डाटा ही कोई नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपनी तरतीब पे ही सवाल शुरू किया, फॉर्मेट बनाया, चल पड़े, काफिला भी बढ़ता गया, फिगरें भी मिलती गई, सवाल भी हो गया, ठीक है, सही है, नोट करो। ये क्या हुआ पड़ा है, खैर थी तो ऐसे किया है ना। और मैं फेल होने का तरीका सिखाता हूं यहां पे क्लास में बता के, फेल होने के 100 सुनहरी उसूल। हाँ पिक ले लो, नोट करना नोट कर लो, 2 मिनट भी नहीं है, बस 1.5 मिनट है, चलो 2 मिनट है, जल्दी करो। जिन्होंने नोट कर लिया है वो ड्रम लिमिटेड ओपन करें, वो ड्रम ओपन करें, पास पेपर 14। आपने इजी ले लिया इस बात को। स्प्रिंग 19 के अंदर 14 नंबर का सवाल आया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये जो सामने बना हुआ फॉर्मेट जो हम बना रहे हैं, दूसरा तो हमें पता ही कोई नहीं ना अभी, तो हमने एक ही मेथड पढ़ा है, वो इनडायरेक्ट ही है। और सारा डाटा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ था। अब बच्चे के हाथ पांव फूल गए, तोते मैना चिड़ियां सब कुछ उड़ गया, और सारा पेपर पकड़ते पकड़ते ही, क्योंकि कैश फ्लो बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है बच्चों को नॉर्मली, ठीक है ना। स्प्रिंग 19 से पहले बच्चों को AB एंटरप्राइज वाला सवाल ऐसे ही करवाया जाता था 15 मिनट में, और बता दिया जाता था देखो इस तरह से भी पर्चे में सवाल आ सकता है। बच्चे कहते थे 15 मिनट में सवाल हुआ, ये कोई सवाल है, ठीक है, फिर आ गया। तो जो ध्यान करते थे उनको फायदा हो गया, क्योंकि अब देखो ये छोटा सा सवाल आपको करवाया है, अगर मैं अभी आपको होमवर्क में दे दूं ना ड्रम लिमिटेड, तो आप कर आएंगे, लेकिन मैं दूंगा नहीं होमवर्क में, ये मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अपनी तर्ज का ये इस जैसा ही है, लेकिन एक सवाल है। अब जरा देखो, जूनियर अकाउंटेंट है ना, जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड, इंट्रो एग्जाम थी जिसकी। वैसे अब तो आप लोग बराबर सराबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब बस वो इनकम एक्सपेंडिचर खत्म कर रहे हैं, आप 2-3-4 दिन में कैश फ्लो भी खत्म कर लोगे, तो कोई नहीं, आप करीब आ गए, आपकी स्पीड तेज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीरियस ज्यादा थे ना, टेंशन में ज्यादा थे, अच्छा, लेकिन वो तकरीबन 31 को फ्री होंगे, 3-4 तक मैं उनकी क्लासेस ले जाऊंगा, रिवीजन्स मैथ डेली बेसिस पर। आपका भी मैंने प्लान किया, कोई उम्मीद तो है अल्लाह की ज़ात से, कोई 10 के आसपास फ्री हो जाओगे, 10 से 12 भी हो सकता है, 10 से 8 भी हो सकता है, ठीक है, नहीं 14 नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा, ठीक है। तो आप पे बहरहाल डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैं नहीं देखूंगा, आपको आप पे कहूँ कि आपको समझ आ गई तो बस टॉपिक खत्म, तो आप
क्या नाम है, सब समझ आ गया। ओके, जाने दो। नहीं, मेरे अपने कुछ KPIs होंगे, मैं उनको जब देख रहा होता हूँ तो उसी हिसाब से आगे चलेंगे। टॉपिक तैयार होगा तभी आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह 10 डेडलाइन है, उससे 2-3 दिन पहले हो जाए शुक्र करना अल्लाह का, 2-3 दिन ऊपर हो जाए तो सब्र कर लेना, ठीक है। लेकिन उम्मीद है 10 के अंदर अंदर बात बन जाएगी। ओके, अच्छा जी। जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। संडे भी आपका इसीलिए ऑन कर दिया मैंने ये वाला। फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 18 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और डबल क्लास है उस दिन। इंक्रीज इन रिकॉर्डिंग करवा के, रिकॉर्डिंग तो होती ही है, मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। तो जो आसानी से आ सकें वो आएँ, जो ना आ सकें वो बेशक ना आए, ठीक है। क्लास होगी तो होगी, इंशाल्लाह होगी, अगर मैं ज़िंदा रहा, सलामत रहा, सेहत से रहा, सुबह 7 से 10, क्योंकि 10 से, हाँ पहला ही हराम हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। अभी तक मैंने पूरे सेशन में संडे ऑन नहीं किया, ठीक है ना। ये असल में सारा गांव ही कर रहा था ऑन, मैंने कहा सारे ही आ रहे हैं, चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। तो मैंने फिर आप लोगों को बुला लिया है, FAR 2 को भी बुला लिया है, क्योंकि इन्हीं के सिलेबस का मसला होता है। FAR 1 वालों को कोई नहीं बुलाया हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग में से कितने बच्चे आएंगे संडे को? बस कम ही आना, अच्छी बात है, ठीक है। एक ही क्लास करनी है मैंने, सुबह वाले और ये वाले बच्चे इकट्ठे उसमें बैठेंगे, ठीक है। वो एक ही रिकॉर्डिंग होगी और वो अवेलेबल कर दूंगा। तो 7 से 10 तक 2 क्लासेस करनी है मैंने, 1 घंटा 10-15 मिनट ईच, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे ऑनलाइन वालों के भी, इंशाल्लाह आप लोगों के भी एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग ले लेंगे वो दोनों लेक्चर्स, कुछ नया नहीं करेंगे, थोड़ी प्लानिंग भी सुनते रहा करें ना। कल भी शायद इसी मेथड के अंदर करेक्शन ऑफ एरर को मिक्स करूं मैं, और या कल ना किया तो परसों करूंगा। अभी भी ये 2 दिन आगे मेरा यही इनडायरेक्ट मेथड चलना है, ठीक है। यानी कल तो होगा ही, और हफ्ते को शायद डायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर दूं, तो फिर संडे के दिन 2 लेक्चर्स में उसको कंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। तो जो काम सिखा दूंगा हफ्ते को, वही फिर आगे इतवार पे प्रैक्टिस हो रहा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंडे से उम्मीद है नए टॉपिक की बुनियाद पड़ जाएगी, या नहीं पड़ सकी तो ट्यूसडे से तो शुरू हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मत समझो कि कैश फ्लो आ गई, मुझे पता है आपको काफ़ी सारी कैश फ्लो आ गई, लेकिन अभी मेरी तसल्ली इस पे नहीं हुई है। अभी इस मेथड के ऊपर 2-1 दिन, कम से कम 3 भी लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा भाई, आप ज़रा वापस आ जाएं सवाल की तरफ। ज़रा सवाल जल्दी हो जाना था, इसलिए बातें ज़्यादा कर ली मैंने। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन डिविडेंड, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये उसने क्या कैश फ्लो बनाई है। अब वो जूनियर अकाउंटेंट था ना, अब वो कहने लगा, जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू that he has taken difference of opening and closing balances of each balance sheet item। भाई ऐसे थोड़ी कैश फ्लो बनती है, IS 1 ने हमें बताया कैसे बनती है, ठीक है। उसने क्या किया, सारी, ये शुक्र है, ये शुक्र है, ये लफ्ज लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम, जिससे हमें यह तसल्ली हो गई कि कंप्लीटनेस इंश्योर हो रही है, यानी कोई चीज मिस नहीं हुई बैलेंस शीट की। लेकिन चढ़ाया उन्हें चांदनी है, सारे जो है वो आइटम्स पकड़े बैलेंस शीट के, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस देता गया, इंक्रीज डिक्रीज लिखता गया। एक्टिविटीज भी अपनी बनाई हुई हैं उसने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट भी आ रहा है, इन्वेस्टिंग के अंदर टैक्स पेबल पड़ा हुआ है, फाइनेंसिंग में ट्रेड अदर पेबल्स पड़े हुए हैं। अब उसका अपना कोई जहन था, पता नहीं बेचारे का क्या था, ठीक है, छोड़ें इस बात को। ना तो हमें उसके इन साइंस से कोई मसला, ना ही हमें उसकी इन एक्टिविटीज़ की वो क्लासिफिकेशन से मसला है। हमें चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स, हम इसका बनाते हैं लेजर, हम इसका बनाएंगे लेजर और अपना काम शुरू कर देंगे। हमें चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल में, हम इसको ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। हमें चाहिए कैश वर्किंग 1 में, हम ले जाएंगे उसको वर्किंग 1 में। हमारी बला से जो मर्जी, हमें बस अमाउंट चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज चाहिए, लेजर हम उससे भी बना लेते हैं अब, ठीक है ना। बस हमने देखना क्या होगा कि उसने लिखा रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो बस ये ध्यान में ले आओ, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखने के लिए आप क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन लिखोगे और फिर कैरी डाउन, फिर देख लोगे इंक्रीज है तो 0 से
1360 पे ले जाओगे, और अगर डिक्रीज है ओपनिंग से क्लोजिंग तो ऊपर 1360 लिख देते और 0 पे ले जाते, सारा सवाल हो जाएगा। क्या ख्याल है, शुरू करें फिर? तैयार हैं? चले। तो सबसे पहले क्या है जी, वर्किंग वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहीं पर ही बना लेते हैं, ठीक है जी। क्लोजिंग, ओपनिंग, ओके जी। नंबर 2, सबसे पहले क्या गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स की सिर्फ नेचर देख लो क्या है, क्रेडिट है, ये तो देख लो सारे तवज्जो से। अच्छा, मेरी एक चाहत होगी छोटी सी कि ये पूरे बैलेंसेस मुझे एक बार लिख लेने दें, फिर मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊं और आप इधर देखे बगैर कर लें, क्योंकि ये सवाल यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए बेहतर है, ठीक है ना। ये सवाल आज होमवर्क में नहीं करना, होमवर्क में और सवाल है ना, ठीक है, तो ये यहीं पे ही तैयार हो जाए साथ के साथ जी। तो बस मुझे आपने लिखवाते रहना, ओपनिंग क्लोजिंग इधर ही आने हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब सुकून से देखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या है, इंक्रीज, कितना, 1300, साइन पे गौर मत करो, ठीक है, सिर्फ फिगर उठाओ, 1360 से रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज, और वो कह रहा है मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिया सारी बैलेंस शीट का, तो मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 1360 से इंक्रीज हो गई, मतलब 0 से 1360, ठीक है। जिसने यहां पर 1000 लेने का जिसका दिल है तो इसको 1000 ले ले, तो यहां पर 2360 कर लेना, ठीक है ना। डिफरेंस 1360 रखना है, लेकिन 0 इसलिए ज्यूम करता हूं कि कम से कम अजम्पशंस पेपर में लेनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे कोई अजम्पशन नहीं ली हमने, जो उसने बताया था वही लिख दिया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, डिविडेंड पेएबल। पहली बार ये लेजर आया आपके सामने, लेकिन अब रोज आया करेगा, ठीक है। डिविडेंड, ये वही लेजर है बेटा, वो जो मैंने आपको डिविडेंड की एंट्री नहीं सिखाई थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए। मैंने कहा था जी कैश डिविडेंड की एंट्री, पहले वो ड्राइंग से शुरू की थी हमने एंट्री, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। हमने कहा था नहीं कंपनी केस में इसको डिविडेंड कर दो, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। फिर हमने कहा था सारे एक ही दिन नहीं आ जाते, कैश को काटो और डिविडेंड पेएबल कर दो, तो एंट्री बनी थी रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल। फिर मैंने कहा था जैसे जैसे आते जाएंगे पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट होता जाएगा, ये वो लेजर है, ठीक है। तो लायबिलिटी है पेएबल, लायबिलिटी है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी 200 से, इंक्रीज हो रही है तो 0 से 200। देखो ना, बैलेंस शीट भी बनी होती तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग का यही यूज, तो यही चीज ही हो रही होती है ना। जब हमने डिफरेंस को 200 ही रखना है तो जो मर्जी फिगर हो पड़ी, हमारा आंसर तो फिर भी सही होना है, ठीक है। समझ रहे हो? अप्रोच समझ आ रही है ना? अभी आपने खुद करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो सिद्ध हो गया ना पुत्र जी। इंक्रीज इन, शुक्र है नेट है, अगर ग्रॉस होते तो हमें नेट करने पड़ते, कहीं प्रोविजन होती तो उसको भी देखते, लेकिन मैंने तो सवाल पढ़ने की जहमत भी नहीं की, मैं कहा चलो ये काम तो कर लें, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर बनता है वर्किंग वन में, अच्छा अच्छा जी। ट्रेड क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड, हाँ नेट, ये लो नेट, हाँ भाई। अब बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स 100 रुपए से इंक्रीज हो गए, रिसीवेबल्स डेटर्स एसेट है, बढ़ना डेबिट। अब ये देखो लिखना छोड़ दो, अब कैश डायरेक्ट यहां पे लिख दो बस माइनस, अब कैश क्रेडिट वाला टाइम भी जाया करना छोड़ दो, ठीक है जी। कितना, 100, ठीक है। समझ रहे हो? काम वही कर रहे हैं अपना, बस फिगर्स और तरह से दे दी, कोई मसला नहीं, वही फॉर्मेट बना हुआ, वही सब कुछ जी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट पेएबल है, हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल में ले जाएं, इंटरेस्ट और टैक्स का तो लाजमी लेजर बनाते हैं ना, तो नंबर 4 इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बना लो, ठीक है जी। और एक्रूड यानी पेएबल, एक्सपेंस के साथ एक्रूड लगा है तो मतलब पेएबल, और इनकम के साथ एक्रूड लगा हो तो बहरहाल इंटरेस्ट एक्रूड है, इसमें इंक्रीज आ गया है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। अब इंक्रीज आ रहा है कितने से, 50 से बढ़ा, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग इंक्रीज,
ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज, कहाँ है कैपिटल? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, लेजर बन गया। लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे पड़े हैं तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा डेप्रिसिएशन करनी है सवाल में, करनी भी पड़ी तो वो फिर डाटा अलग अलग करके देगा हमें, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, और सवाल के अंदर ना एक नज़र अगर आप डालेंगे तो कोई ऐसा डाटा अवेलेबल ही नहीं है जिसमें हम लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट को अलग और एक्यूमुलेशन को अलग कर सकें, तो फिर हम भी बुक वैल्यू पे बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये एसेट है तो पहले ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख लो, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। अब जाके देखो क्या कह रहा है, क्या हुआ, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई 2600 से इंक्रीज हुई ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। ओके, फिलहाल तो यूं लग रहा है जैसे पहला साल है इनका, लेकिन पहला है नहीं, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट, इंक्रीज इन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी फिक्स एसेट है, तो लो यहां बना इक्विपमेंट। पता नहीं बातें क्यों कर रहे हैं कुछ बच्चे, शर्म ही नहीं आ रही उनको। एसेट है, साथ वाले ही उसे कह दे उस्ताद तुम्हारे बारे में बात कर रहा है यार, शर्म करो जी। तुम खड़े हो जाओ, सॉरी नहीं, खड़े हो जाओ, उस्ताद असल में तुम्हारे बारे में कह रहा है, खड़े हो जाओ। तुम डॉन, यहां पे एक ही है जी, खड़े रहो, मैंने कहा बैठ जाओ, तो फिर सोचना भी मत जी, बैठ जाओ यार। इंक्रीज इन इक्विपमेंट आ गया जी, इंक्रीज कितने से? 1500, इंक्रीज है तो ओपनिंग 0 रखो, क्लोजिंग 1550। नेक्स्ट क्या है जी, इन्वेंट्री कहां जाता है? हाँ जी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इन्वेंट्री में क्या है? डिक्रीज, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, बस डायरेक्ट लिख लो, पॉजिटिव। कैश लिखना छोड़ दिया अब हमने, कितनों ने पहले ही कैश लिखना छोड़ दिया हुआ है, नाफरमान बच्चे, ठीक है। जब तक उस्ताद नहीं कहे कोई काम छोड़ना नहीं होता, ठीक है, ओके। डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, टैक्स का लेजर बनेगा, टैक्स एक्सपेंस पेएबल है तो ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन। यूं लगता था कि सवाल में आईकैप ने भी सवाल ना इसी एबी एंटरप्राइज वाले सवाल की एडजस्टमेंट से देख के बनाया था, क्योंकि टैक्स के बारे में देख लो, बिल्कुल वही मामला है। देखो टैक्स पेएबल में क्या हुआ, 60 का डिक्रीज, जैसे यहाँ पे 26 का 28 का डिक्रीज था, ठीक है ना। एनीवेज 60 से क्या हो गया, टैक्स डिक्रीज, तो 60 से 0 लिखोगे। अब पहली बार ओपनिंग आया, क्लोजिंग 0 हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। भाई देखो ये उसकी मेहरबानी है, उसने शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम इकट्ठा ही दे दिया, अलग भी दे सकता था, हमने तो दोनों से मतलब एक ही चीज निकालनी होती है। क्या मतलब? ओपनिंग 10 था, क्लोजिंग 15 है, 0 था, क्लोजिंग 5 है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमने एक शेयर था 10 रुपए वाला, वो 20 रुपए का बेच दिया, तो 20 रुपए से कैश डेबिट। 5 रुपए वाला शेयर था, 10 का बेच दिया, अब नीचे एग्जांपल और बन गए, ठीक है। तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 5 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 5 से, तो एंट्री बनी। अब कैश इकट्ठा यहां तो नहीं आ सकता, 5 इधर और 5 इधर, मैं इस एंट्री को तोड़ के कर देता हूं, वैसे इकट्ठी करनी है हमेशा समझाने के लिए। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल में सिर्फ हम कहते थे फेस वैल्यू हो जाएगी, 5 रुपए वाला शेयर हमने 10 का बेचा है ना, मेरी एग्जांपल, ठीक है। बाकी कैश डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, तो 5 इधर और 5 इधर, दोनों ही कैश निकलते।
अब ये दो लेजर अलग दिए हों तब भी हम इस 5 और 5 को जमा करके इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, क्योंकि ये भी घर से ही ओनर लाया है, ये भी घर से ओनर लाया। ठीक है ना भाई, ये नजर आ रहा है कैमरा में? आमिर किधर है आज? अच्छा जी, कैश घर से आया, ये भी ओनर के घर से आया, ये कैश इनफ्लो ही है। ठीक है, सही है ना? अब ये तो उसकी मेहरबानी है, अलग से भी हमने निकाल के फिगर टोटली करनी होती है, उसने ये इकट्ठा ही करके हमें बता दिया। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हो, शेयर प्रीमियम हो, मतलब शेयर कैपिटल ही होता है एक तरह का। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इधर आना है। अब देखो इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। जब मैं भाई बोलता हूं यहां तक कैमरा आता है, अच्छा जी, 2350, तो इंक्रीज है 0 से 2350। डन जी। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन है, इसका भी लेजर बनता है, लॉन्ग टर्म लोन। हाँ जी, ओपनिंग इस तरफ होगा और क्लोजिंग इस तरफ, लायबिलिटी है ना। अब डिक्रीज है कितने से, यानी 1000 था, रीपे हुआ होगा, है नहीं, चलते रहो आगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड एंड अदर, ये तो जाते हैं कहां, क्या हो रहा है इनमें, इंक्रीज। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, क्रेडिट है, इंक्रीज मतलब क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को डेबिट, पॉजिटिव से कितना 600। उसके बाद कैश, और ये शुक्र है उसने इंक्रीज डिक्रीज, अच्छा इंक्रीज डिक्रीज बता देता ना तो हमने वो भी सीख लिया होगा, लेकिन उसने इंक्रीज डिक्रीज की बजाय खुद ही बता दिया। ओपनिंग कैश कितना है 450 और क्लोजिंग कितना है 100 क्लोजिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग 450 और क्लोजिंग ये क्या है, कैश। चलो सवाल करो, इतना जल्दी करो, नहीं बस सवाल खत्म, अब जवाब शुरू करते हैं, आगे एडजस्टमेंट भी तो है, लेकिन कोई नहीं, 10-15 मिनट का सवाल भी नहीं है भाई। इधर ले आया, इस इधर, बल्कि सही है उधर ही पढ़ा रहे, बुक्स सबके पास हैं, बुक्स से देखकर, स्क्रीन पे ना देखें ऑनलाइन वाले बच्चे, और क्लास में बैठे हुए बच्चे जो हैं वो बटे हैं, वो बच्चे भी बोर्ड की परली साइड ना देखें, ये तस्वीर बनाने वालों को गुनाह मिलेगा। तस्वीर ना बनाएं बोर्ड की, अपने रजिस्टर पे सवाल को करें भाई। 2 मिनट में ये काम करना है, बगैर बोर्ड के लेफ्ट साइड को देखे, सवालों के ऊपर, किताबों के ऊपर नजर हो। जी कोई कर चुके कंप्लीट बच्चे, जल्दी करें, शाबाश, हिम्मत करें। ले आए जी इस तरफ कैमरे भी।
अच्छा रुका हूँ, पर कैमरा तो इधर आने दो। कैमरा क्या कह रहा है तुम लोगों को? इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट पेएबल होता है। हाँ जी, कितने बच्चे कर चुके? 4-5 बच्चे। जो बच्चे बहुत खूबसूरत लिखाइयाँ करने की कोशिश करते हैं ना, वो ज़रा थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लें और ज़िंदगी का हर सवाल आज से ऑनवर्ड्स मार्क्स इंटू 1.8 करके सॉल्व करें, वरना पर्चे के अंदर वही होगा जो टर्म टेस्ट में हुआ। क्या हुआ टर्म टेस्ट में? 1.5 घंटे में हो गया। कितने बच्चों का 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा? अब ये हाथ आप लोग गिन लें, मैं नहीं गिनता। हाथ खड़ा करें ऊंचा। अब मेरे अच्छे अच्छे बच्चे इसके अंदर मौजूद हैं, तो 15-20 बच्चे ऐसे हैं जिनका टाइम ज़्यादा लगा। पेपर के अंदर ज़्यादा लगना नहीं चाहिए था टाइम। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पर्चा भी आई कैप का जो है ना, सारे का सारा ऐसा कतअन नहीं होगा। आपका तजर्बा नहीं है ना असल में। कैफे किसी पर्चे का तजर्बा होता तो आप ये बात ना कर रहे होते यहाँ बैठ के। मैंने आपको तैयार ही इस तरह से किया, इसीलिए कि जैसा मर्जी सवाल हो, पासिंग मार्क्स आपके आते ही रहें। आपने फाइट करना है, सवाल करना है। आपको किसने कहा कि आप पर्चे में जाएंगे तो जो सवाल पड़ा होगा वो 100% आपको आता होगा? तो इसका मतलब फिर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम जो दिया हुआ है उसमें आप नहीं करेंगे और 4-4.5 घंटे में सवाल करेंगे पर्चे के। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 घंटे 15 मिनट में जब वो पेपर आपसे छीन के ले जाएंगे तो आप वापस आके कहेंगे सर 60 नंबर का अटैम्प्ट हुआ, उससे ऊपर हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा, पेपर ही बड़ा लेंथी था, और रोएंगे आगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो आप लोगों की हड हरामी है ना जो अभी चल रही है, ये कंटिन्यू होती है। तो घर में हर सवाल रिलैक्स होके करते हैं आप लोग। इस आदत को अभी से छोड़ दें, आज से ही प्रैक्टिस करें। पूरी प्रेप लीव का टाइम मौजूद है, कम से कम 2 रिवीजन बच्चे करते ही हैं, और अभी भी क्लासेस चल रही हैं जितने दिन बाकी हैं। हर सवाल को मार्क्स देखकर इंटू 1.8 करो और सॉल्व करो। स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तैयारी का जो आपको। आप 3 घंटे 15 मिनट में 60 नंबर का पर्चा करो, बाकी पर्चा करके ही ना हो तो 60 में से गलतियां करने के बाद पासिंग मार्क्स कितने होंगे फिर? ठीक है ना? सो प्लीज़ बेटा, अब से ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो क्लास वर्क का हो, होमवर्क का हो, टेस्ट का हो, या वैसे प्रैक्टिस कर रहा हो, स्टॉप वॉच लगाए बगैर नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं करना कोई सवाल स्टॉप वॉच लगाए बगैर, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। प्रेजेंटेशन अच्छी होने का मतलब ये होता है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है, ये काफ़ी है। ओके, तो एक ही स्पीड रखा करें, तेज स्पीड रखा करें, मेंटेन रहे, बस समझ आता रहे अगले को। चलिए जी, एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करें अब। मुश्किल काम तो नहीं लगा ये? अच्छा, सवाल के एडजस्टमेंट्स भी बड़ी आसान है।
चलो जी पहले पढ़ लो. जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म यू दैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम एंड क्लासिफाइड ईच अंडर डिफरेंस एज आइदर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग. यार तू जड़ी क्लासिफिकेशन की तेरी मेहरबानी. आई कहता है he further informed that statement is tied up with cash balances appearing in the balance sheet. लेकिन ये कमाल देखो उसका कि उसने जैसे भी कैश फ्लो बनाई एंड पे उसने ओपनिंग कैश लिखा और वो क्लोजिंग के बराबर आया है. ठीक है. एनीवेज अच्छा उसके बाद कहता है he has ignored following information. क्या है जी? नंबर 1, डेप्शन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 480 एंड 810. ऐसे करोगे आप? करो सर. डेप्शन ऑन जी 480 और अब ये ना 810. ये ना कह देना अब लैंड की डेप्रिसिएशन आ गई, लैंड की डेप्शन. और भाई लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो लैंड को डेप्शन नहीं किया होगा उन्होंने. डेप्शन करते हुए बिल्डिंग की सिर्फ डेप्शन करते होंगे, लेकिन अकाउंट इकट्ठा बनाया हुआ है. तकलीफ क्या आपको जी? डेप्शन आ गई. अच्छा ऐसी तरह पॉइंट 2 देखो, डिस्पोजल है. पॉइंट 3 डाउटफुल डेट. पॉइंट 4 डिविडेंड. पॉइंट 5 इंटरेस्ट टैक्स. पॉइंट 6 ट्रेड एंड पेबल्स. ओ ट्रेड एंड पेबल्स गलत हैं. गलती कोई बात नहीं, इसीलिए जान के मैंने तो सुबह करवा दिया था. मैं तो इसीलिए आपको तैयार करके इसी हिसाब से लाया हूँ हमेशा. गलती हो गई कोई बात नहीं, एक छोटी सी लाइन लगाएं, गंद नहीं मारना और सही वाली फिगर लिख देंगे, सही कर देंगे, नो इशू. ठीक है. अच्छा चलें. यानी कि डेप्रिसिएशन इज ओवर. डेप्रिसिएशन की और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. अब सवाल ने कभी नहीं कहा तो कैश फ्लो के सवाल में हमने कभी भी आज तक रेक्टिफिकेशन नहीं की. सब कुछ सही अज्यूम करते हैं. कल इंशाल्लाह सवाल कहेगा गलती हो गई है उससे. ठीक है. वो सवाल फिर आपको घुमाएगा. ओके. तो इसलिए घूमने के लिए तैयार हैं? घूमने के लिए तैयार. अच्छा अब डेप्रिसिएशन इसका मतलब है यही है बस. तो वहां पे ले जाओ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, ये नंबर मुफ्त के ले लो. प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये माइनस हो चुकी है. ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. कितना कितना है जी? 480 प्लस 810 टोटल 1290. ठीक है जी. तो मसला एडजस्टमेंट 1 इज ओवर. अच्छा जी भाई मंसूर कह रहे हैं अभी 2 बाद में पढ़िएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी ओपनिंग क्लोजिंग निकल सकता था, लेकिन बैलेंस शीट वो उसने जो डिफरेंस दिया था उसने कहा था ये नेट है. अच्छा बैड डेट एक्सपेंस को तो हम वैसे ही इग्नोर करते हैं हमेशा. प्रोविजन को यूज करते हैं डेटर्स को नेट करने के लिए, और नेट डेटर्स को लेते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. लेकिन अगर डेटर्स ही नेट पड़े हो तो फिर प्रोविजन को भी हम लिफ्ट नहीं कराते. तो इसलिए भाई मंसूर भाई कह रहे हैं इसे इग्नोर करना है. तो ये भी हो गया पॉइंट. चले अब 2 पढ़ ले मंसूर. चले मैं क्यों पढ़ूं, कर ही दें ये एडजस्टमेंट 1 मिनट के अंदर. डिस्पोजल है तो पता है आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे आप. मुझे नहीं पता, सवाल आप ही कर रहे हैं. बहुत बड़े हो गए आप, बस करें, छोड़ दें बैसाखियां, अपने पैरों में खड़े हो, खुद कर लें एडजस्टमेंट. सचमुच में आपकी लर्निंग ज्यादा बेहतर है FAR 1 ओनली से. उसकी वजह शायद आप लोगों का बहुत क्रिटिकली लेकर चीजों को चलना था. बहुत अलर्ट रहे आप, बहुत डरे हुए रहे, परेशान रहे और मेहनत करते रहे. बाहुण नहीं, मुझे तो अच्छी वाइब्स आ रही हैं. पास होने वाले शक्लें हैं इस क्लास में काफी इंशाल्लाह. मतलब इंट्रो प्लस R1 की बात कर रहा हूँ. आप वाली में कम है, दूसरी में ज्यादा है. क्या नहीं, वो चाय वाली बात करो, तुम छोड़ो गेंद को.
कितने बच्चे कर चुके हैं एडजस्टमेंट? बाकी की कर रहे ने? तुम्हारा पहले भी हादसा निकल चुका है। फिर ना निकल जाए। ओके जी, कितने बच्चे कर चुके हैं एडजस्टमेंट? 15-20 हैं। खुद ही आप लेट कर देते हैं। मैं तो 1 घंटे का ही प्लान करता हूँ, क्लास 1.25 घंटे 1.5 घंटे पर आप लेके जाते हैं। करा दें, हाँ मैं तो करा दूंगा भाई। पर्चे मैनू नाल लै जाना पर्चे से। सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 560 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 310 वाज सोल्ड फॉर 440। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ है इक्विपमेंट का, तो हम कॉस्ट को क्या करें फिर? हम बुक वैल्यू ही लें, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। जी, एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू को क्रेडिट कर दें। कितनी है जी? 310। इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये कहां फेंक दिया आपने? डिस्पोजल में। बुक वैल्यू ही जानी थी क्योंकि बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट है। तो 310 इक्विपमेंट अकाउंट से बुक वैल्यू आ गई। अब एक्यूमुलेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है। दूसरी चीज उन्होंने कैश भी बता दी थी, वॉज सोल्ड फॉर 440। तो कैश 440। अब 310 वाली चीज का 440 मिला है तो गेन ही है। कितना? 130। दोनों ही हमें चाहिए। क्या ख्याल है? लाल मार्कर। गेन रिवर्स होगा, कैश हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आएगा। तो प्रॉफिट का आते आते गेन ऐड हो चुका होता है, लेस कर देंगे। गेन ऑन आपने निकाला, वर्किंग का रेफरेंस दो फिर, तो बता दो, खुद भी कुछ कर लिया करो। 10 130 और सेल प्रोसीड्स या कैश रिसीव्ड जो आसान लगा करे वो लिख लिया करो। ऑन डिस्पोजल ये सवाल में गिवन था 440। इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो पॉजिटिव। थर्ड एडजस्टमेंट मंसूर ने कर दी थी। आप एडजस्टमेंट 4 ट्राई करें जरा यार, कर लें। 4 भी ट्राई करें, 5 भी ट्राई करें, 6 को भी रहने दें। हिम्मत करें, 3-4 दिन टॉपिक को गुजरे तो फिर एडजस्टमेंट्स खुद करने काबिल हो चुके होते हैं आप। तब फिर ज्यादा काम आप किया करें ना, फिर मुझे ना लगाए रखा करें काम पे। पहले 3 दिन मैं काफी मेहनत करता हूँ हर टॉपिक, उसके बाद फिर आप लोगों की मेहनत होती है, वरना मैं तो करके मैं तो पेपर पास है। मेरे से 10 सवाल करवा लो, फिर आपको क्या फायदा होगा? कोई ऐसा बच्चा जिसने 3 एडजस्टमेंट कर दी पोस्ट जो करना था? फिर मंसूर ने पढ़ना शुरू कर दिया, बता दूं आप लोगों को। इसने कहा वक्त आ गया पढ़ने का, है ना? शुरू में नहीं पढ़ता था। ओके जी, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 700 वॉज पेड। भाई तो देखो, ये डिविडेंड पेएबल का लेजर है। पेएबल के लेजर में पेड की अमाउंट
अब सब छोड़ दें भाई, जो करना था आपने कर लिया, बस छोड़ दें, क्यों लिखा है ये 710, क्यों लिखा है ये जी? डिविडेंड पेएबल के लेजर में पेड की फिगर, कैश की फिगर किस तरफ आनी चाहिए? डेबिट साइड पे। सिंपल सी बात है कि जब डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो मैंने कहा था एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर जब लोग लेने आते हैं अपने अपने हिस्से का डिविडेंड तो हम एंट्री करते हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो ये कैश वाली फिगर उन्होंने हमें आज दे दी थी, कितनी? 700। ये नॉर्मली हर सवाल में ना ये बैलेंसिंग आप निकाला करोगे, इसमें ये उन्होंने क्यों दे दी फिगर ये थोड़ी देर में पता लग जाता है आपको। ठीक है ना, जाने डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, उसूल की बात है। अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर आ रहा है, अगर फिर डिविडेंड पेएबल का लेजर आ रहा है तो फिर आप पेड डायरेक्ट कैसे लेके जा सकते हो? और ये पहला सवाल है जिसमें डिविडेंड पेएबल आया और अब से ऑनवर्ड्स आया करेगा। ठीक है ना, लेकिन डिविडेंड पेएबल अगर सवाल में ना हो तो फिर जो डिविडेंड पेएबल था वो सारा पेड हो गया, मतलब यही होता है। मतलब कि फिर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ ना होता, जो रिटेन्ड अर्निंग से आया होता वही 700 पेड हो जाता, तो फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट लिख सकते थे। आज तक ये हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन आज डिविडेंड पेएबल मौजूद है, यानी ये 700 अनाउंस किया होगा तो 900 अनाउंस किया होगा तो शायद ये जो भी है, ठीक है ना, 200 रह गया। समझ रहे हो बात को थोड़ा थोड़ा? यानी कि जितना अनाउंस हुआ है वो सारा नहीं पे किया अभी तक, लोग लेने सारे नहीं आए, तो कुछ पेएबल पड़ा हुआ, लायबिलिटी है। ठीक है, तो भाई उसूली बात है, लिखना चाहो तो लिख लो। अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर नजर आ रहा हो तो डिविडेंड की एंट्री डिविडेंड पेएबल के लेजर में करके वहां से कैश पेड निकालना है। बस ये अपने अल्फाज में लिख लो। अब बस मैंने बोल दिया, हाँ बोल दिया मैंने। अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर, अगर डिविडेंड पेएबल नजर आ रहा हो, बैलेंस शीट में लिख दो, अगर बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नजर आ रहा हो तो डिविडेंड की एंट्री को पहले डिविडेंड पेएबल अकाउंट में फेंकना है, और वहां से तो डिविडेंड पेएबल को पहले, तो डिविडेंड को पहले डिविडेंड पेएबल के लेजर में फेंकना है, और वहां से डिविडेंड पेड की फिगर निकाल कर लानी है, और वहां से डिविडेंड पेड की फिगर निकाल कर लानी है। हमेशा के लिए याद रखना आप। ठीक है, जिंदा हो सारे? हेलो, किधर गए सारे? ठीक है, अच्छा आप सुनो, लेकिन ये जो फिगर आनी है ना, ये फिगर, यही फिगर जाया करेगी इधर, पर आज आपके पास ये फिगर रेडीली अवेलेबल थी, सवाल ने दे दी, पता नहीं क्यों, लेकिन गिवन थी। ओके, सही है? चल, ये एडजस्टमेंट भी हो गई भाई, बोलो। नंबर 5, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस आर 378 एंड 650 रिस्पेक्टिवली इस साल के। ये इंटरेस्ट है और ये टैक्स है, दोनों के लेजर मौजूद है। लो, इंटरेस्ट के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आएगा? इस तरफ। इधर कैश आता है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पर क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो एक्सपेंस ही गिवन है 378। टैक्स एक्सपेंस के लेजर में कैश, टैक्स एक्सपेंस, अब तो याद हो गई होंगी बातें। टैक्स एक्सपेंस कितना गिवन है? 650। अब देखो ना, बच्चों को समझ आने लग गई है। अब बस 2-3-4 दिन में फिर नया टॉपिक आएगा, फिर शक्लें पहले 1-2 दिन बनी रहेंगी, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना? ऐसे ही चलता है ना ये सफर हमारा। ऐसे थोड़ी ही देर में हम लैंड करने वाले हैं जी। नंबर 6 रह गया जी बस। हाँ जी, नंबर 6 एडजस्टमेंट में कहता है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ये वाले, ये ट्रेड एंड पेएबल एड 31/18 इंक्लूड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
मतलब एडिशन हुआ था उधार पे। ये एडिशन ऑफ फिक्स एसेट तो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता। अरे ट्रेड अदर पेबल्स में ये पेबल चला गया है तो गड़बड़ है, निकालें। कल दोनों इनकम एक्सपेंस बताए थे, ठीक है ना। अब कल तकरीबन हर सवाल में ये एडजस्टमेंट और इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट आती रहेगी। आज के होमवर्क वाले सवाल में भी होगी। 11 ट्रेड एंड अदर, तो इसका मतलब यही है कि ये फिगर हम सही नहीं लेकर गए, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे पर्चे में काट देंगे और सही वाली फिगर लिख देंगे। ओके चलो, ट्रेड एंड अदर, तो मैं क्या अच्छा वाला समझ आ रही है उस वक्त, इसको ऐसे ही खोल दूं मैं एडजस्टमेंट को, बच्चे परेशान बैठे हो इसलिए उस वक्त नहीं छेड़ा था। ओके, तो क्लोजिंग और ओपनिंग, एज पर क्वेश्चन। ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ ऐसा था, इंक्रीज इन ट्रेड एंड पेबल्स बाय 600। अब वो कह रहा है जी माजरत के साथ इसमें पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा है। हमने कहा अच्छा, फिर हमने कहा चलो उसका लेजर बनाते हैं, फिर एंट्री तो करें ना, चाहे इसमें से कुछ भी नहीं निकलना पर एंट्री तो करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस साल में पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग अगर पड़ा है तो इसका मतलब कुछ लैंड एंड बिल्डिंग उधार पे खरीदा है। वो कितना पेबल है, 950 है, यानी इसकी एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट। पेबल का लेजर बन गया। कल वाला सवाल याद है, उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हुई थी, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो मैंने कहा था देखो ये एसेट डेबिट इस रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया है, ये कैश में शामिल नहीं होगा, तो कोई कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं। ये भी तो ऐसा ही है, अगर ये एंट्री यहां ना करते 950 रह जाता तो कैश की फिगर में ये 950 देख लेना यार, मंसूर ने क्या लिख रहा है, ये 950 की एंट्री यहां ना करते तो कैश यहां बैलेंसिंग निकालते, ये 950 उसमें शामिल हो जाता कि ना हो जाता, कैश इन्फ्लेट हो जाता ना। हालांकि ये तो पैसे गए ही नहीं, तो एंट्री हो गई, वी आर सेफ, ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल वो कह रहा है जी ये क्लोजिंग के अंदर भी पड़ा हुआ है। जगह बनाई मैंने ऐसे ही कि ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्लोजिंग में वो कह रहा है पड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब ओपनिंग इज 0, क्लोजिंग इज 950। निकालो इनको बाहर। अब जो इनको निकालते हैं तो ये 0 है और ये 350, ठीक है। सब तवज्जो से इधर देखें, दोनों काम करूंगा, जो जिसको आसान लगे वो कर ले। यहां पर थोड़ी देर पहले हम ओपनिंग रेट पे क्या कह रहे थे कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स 600 से बढ़े हैं। अब हम क्या कह देंगे, ट्रेड एंड पेबल्स 350 से कम हुए, ठीक है। लेकिन ये बात कुछ बच्चों को हजम नहीं होती, उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक खुसूसी पैकेज जरा देखिएगा। यहां पे कर दें 1000, इसको कर दें 1600, अभी भी वही बात है, 600 से बढ़ रहे हैं ट्रेड एंड पेबल्स, ठीक है। यहां पे सिफर ही रहा, यहां पे 950 आया, ये क्या बन गया 1000 पॉजिटिव, और ये बन गया 650 पॉजिटिव, वही 350 की कमी नजर आ रही है। अब वो मैंने जरा डायरेक्ट बोल दिया था, ये थोड़ा सा मुझे एजम्पशन लेकर करना पड़ा, तो दोनों ही सही हैं। अब वही सही तो मिटा के नहीं लिख रहा, वही सही है तो तुम वही लिख लेना ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिफर, यहाँ पे 600, यहाँ पे सिफर और 950, तो वो नेगेटिव हो गया, तो कह देना ट्रेड क्रेडिटर्स क्या हुए हैं 350 से कम हुए। और जिनको ये समझ नहीं आ रही वो इसको 1000 ज्यूम करके इसको 1600 कर दें, बात वही आ गई, ताकि नीचे पॉजिटिव आंसर आए। 1000 फिर भी 350 से ट्रेड एंड पेबल्स कम ही हो रहे हैं। तो यहां पर ये गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ट्रेड एंड पेबल्स जो है वो हमारे कम हो रहे हैं, यानी डेबिट हो रहे हैं। तो फिर कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 350, ठीक है। और यहां पे आप दे दो वर्किंग नंबर 11 का रेफरेंस कि जी हम ये वर्किंग 11 की वजह से हमने ये चेंज कर दी। ओके, किसी को समझ नहीं आई तो मैं बताने के लिए तैयार हूं दोबारा सहबारा।
हाँ बोलो। इधर से ये एडजस्टमेंट ये पड़ी है, इसमें इसकी समझ आ गई, एंट्री की ओपनिंग क्लोजिंग की समझ आ गई है, ये माइनस करना ये समझ आ रही है, तो फिर समझ क्या नहीं आया? मंसूर मैं तुम पढ़ना आ गया, तुम वैसे को सर रिपीट कर दे, मेरा दिल कर रहा है, दिल पिशोरी का है जी। वो कह रहा था 600 से ट्रेड एंड अदर पेबल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। हमने कहा था 0 और 600 है, ऐसे ही है। अब जब हम इसमें से ये 0 और 950 माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग, ये हमारी ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो ट्रेड एंड पेबल में शामिल नहीं होने देना चाह रहे। जब माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाता है और ये 350 नेगेटिव। तो हम क्या कहते हैं कि 350 से ट्रेड क्रेडिटर्स कम हो गए, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 350 से कम हो गए, ठीक है। इनमें क्या समझ नहीं है? अब जिनको वो समझ आई थी वो वाला लिख लें, जिनको ये समझ आई थी ये लिख लें। क्लियर है जी ये? ओके। अच्छा भैया देखो, इसका कोई असर नहीं पड़ा कैश फ्लो के सवाल पे। इसने इसको सही किया और ये फिगर यहां पर पड़ गई, एडिशन में भी शामिल नहीं हुआ। इधर से कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, इधर से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल ये पेएबल है। अगले साल जब पे होगा तो फिर कैश आउटफ्लो हो रहा होगा, ठीक है। सवाल खत्म हो गया जी, ब्लू मार्कर बाहर आ गया जी। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स ने कहा है सॉरी, इसके पास आपको पता है पैड भी आता है, डिविडेंड भी आता है, तो अभी तो सारा कुछ ही मिसिंग है इधर। वो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल वाला डिविडेंड, ठीक है। वो शेयर कैपिटल भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन मैंने डिविडेंड लिख दिया फिलहाल। ओके, आगे बढ़े। इसने कहा मेरे पास बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ आ रही है, चेक कर लो इसी तरफ आएगी, तो फिर इसका मतलब इस साल में डिविडेंड आया था, ठीक है। ये 900 उठाकर वर्किंग 3 का रेफरेंस देकर इधर ले आए। वैसे तो एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, लेकिन हमें वो उधर से नहीं फिगर मिली, इधर से मिल गई। कोई बात नहीं, डबल एंट्री पूरी करनी है, दिखा दिया उस तरफ भी। ये डिविडेंड पे, इसका मतलब इन्होंने कैश डिविडेंड दिया था। ओके, अब ये बैलेंस हो रहा है। अच्छा, इसने भी पैट निकाल कर दी, हाँ 2260, ठीक है। हमें तो पैट नहीं चाहिए, हमें तो पीबीटी चाहिए। आपको पता है पूरे सवाल में कहीं पीबीटी या पैट नजर नहीं आया था, इसीलिए आज उसने ये 700 दिया, वरना आमतौर पे सवालों में ये मिसिंग करता है, ये दे देता है। क्योंकि उसने कहा नहीं आज ये फिगर दूंगा, यहां से डिविडेंड निकालेंगे, डिविडेंड से रिटेन्ड अर्निंग्स लेजर में फिगर लाएंगे, वहां से पैट निकालेंगे, फिर पैट से ये टैक्स एक्सपेंस रिवर्स करके पीबीटी निकालेंगे। वो मिसिंग था सवाल में, बस यही एडजस्टमेंट थी, मुश्किल थोड़ी सी। समझ गए हो? चले, कोई मुश्किल नहीं है वैसे बाय द वे। अच्छा जी, डिविडेंड पेड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 700, कहानी खत्म। इसकी कहानी भी खत्म, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बैलेंस करो 300। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स करें, प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका है, ऐड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस, सवाल में ही गिवन था ना 378, ऐड हो गया, और इंटरेस्ट पेड 328, ये माइनस कर दें जी, वर्किंग 4, ठीक है। डन जी, ओके। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो, हो रहा है बैलेंस? नहीं हो रहा बैलेंस, एडिशन आ रहा है, नहीं हो रहा बैलेंस बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकल रही है इसमें जी। 2130 एडिशन होगा ये, एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नंबर 5, 2130 आउटफ्लो है। नेक्स्ट इक्विपमेंट को चेक करो, कितना एडिशन है? 2670, एडिशन इन इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 2670, आउटफ्लो। टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग 710, 650 को ऐड बैक कर देंगे,
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता है। हाँ, यहां पे ले आओ वर्किंग नंबर 7 कितना 710। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम में से सीधा सीधा कैश। बड़ा आसान सवाल था, बैलेंसिंग भी इजीली हो रही है। 2350 फ्रेश कैपिटल वर्किंग नंबर 8 में 23 इनफ्लो पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म लोन कैश 1000 बैलेंसिंग रीपेड। मुश्किल या आसान? लोन रीपेड वर्किंग 9 1000 आउटफ्लो। हो गया हो चुका सब कुछ, सवाल खत्म हो गया। लेकिन मसला वहीं का वहीं, पीबीटी अभी अवेलेबल। तो वर्किंग 13 में आ जाओ। जी एक वर्किंग कर लो। आपको पता है जी, पीबीटी में से टैक्स एक्सपेंस लेस करें तो पैट आता है। अब सवाल में हमारे पास वर्किंग 2 में पैट निकल चुका है 2260। सवाल में उसने खुद ही टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है 650। अब रिवर्स वर्किंग करनी है, जो माइनस वाले को ऐड बैक कर दो। बैलेंसिंग 2260 माइनस वाले को ऐड करो 650 1610 2900। बेहोश आदमी 600 ने माइनस होना है वापस आते हुए, तो ये 2910 हमें चाहिए था। मैं आपको बताता रहा हूं, यहां पैट आता है, यहां पीबीटी, दोनों में फर्क होता है जी। 2910 टोटल कीजिए 26660 पॉजिटिव। जरा चेक कर लीजिए जी, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद जी यहां पर बी का टोटल 4360 पॉजिटिव नेगेटिव 1350 पॉजिटिव। ए प्लस बी प्लस सी बताओ 350 नेगेटिव। मैं खुद ही कर लेता हूं, इन नलायकों से। नलायक बैठा तो दूरेगा। 450 पॉजिटिव ऐड करो, आंसर आएगा 100 पॉजिटिव। बस घर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो बहरहाल बैलेंस हो जाता है। जी बिल्कुल, अगर टैक्स नहीं होगा तो जो पीबीटी वही पैट। अल्लाह पर। अच्छा जी, संडे को अब कंटिन्यू करना है, दोबारा देखना है, एक दफा कोशिश कर लेनी है। सॉरी, संडे ट्रेड कह रहा हूं, टेक्सला को, ठीक है। टेक्सला को दोबारा कर लेंगे। और साथ में एडिशनल सवाल है आज नादिर लिमिटेड, पास पेपर 13 नादिर। और मुझे उम्मीद है कि आप पास पेपर 13 नादिर कर लेंगे इजीली। अच्छा, इसके अंदर ना जो एडजस्टमेंट 2 है, ये आपके इस सवाल की एडजस्टमेंट जो आखिरी थी ना, उससे मिलती जुलती है। बस फर्क ये है कि वहां पे पेएबल था, यहां पे रिसीवेबल है। वहां पे ट्रेड अंदर पेएबल में शामिल था, यहां पे ट्रेड अंदर रिसीवेबल में शामिल होगा। जैसे मैंने पिछले सवाल में वैसे ही आपको 2 दफा करवाया हुआ है क्वालिटी में। यहां पे वो ये कहता है एक फिक्स एसेट हमने बेचा है, सारा का सारा कैश रिसीव नहीं हुआ, तो डिस्पोजल का अकाउंट आप बनाएंगे, एसेट की बुक वैल्यू वगैरह लाएंगे, और कैश सारी अमाउंट नहीं रिसीव हुई, जितनी हुई है वो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और बाकी का पेएबल जो है, रिसीवेबल जो है, उसकी एंट्री ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने पेएबल का लेजर ओपन करके एंट्री की है।
फिर ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे, ओपनिंग 0 होगा, क्लोजिंग रिसीवेबल आ रहा होगा, उसको ट्रेड और रिसीवेबल में से नेट करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड और पेबल में से किया, और नेट वाली फिगर को लेकर जाओगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। एक बात। दूसरी बात, इस सवाल के अंदर बोनस शेयर्स आ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए बोनस शेयर्स की एंट्री क्या है। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब सवाल ने कहा 10% बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड परसेंटेज लगती है, वो लगा के आप पहले ही एंट्री कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, और अगर ये ना की तो कैश शामिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी बैलेंस में फिगर कैश वैश निकल आएगा। ठीक है, तो ट्राई करना ये सवाल, और मुझे ये लगता है कि ये तो आप लाजमी कर लेंगे। इसमें से और टेक्सला में से कोई एक सवाल मैंने बहरहाल करवाना है, प्रॉबेबली आप कहेंगे टेक्सला करवा दें। हो सकता है दोनों ही सवाल मैं कल फिर पेंडिंग पे डाल के सिर्फ एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूं, और मैं रेक्टिफिकेशन वाला सवाल करा दूं लियाकत इंडस्ट्रीज, आखिर सवाल। तो उसके बाद फिर आपको मौका दूं कि आप टेक्सला और नादिर में जो कोई एडजस्टमेंट रहेगी, देखें आपने जितनी एफर्ट खुद करनी है वो आपको बहुत काम देगी। मेरे कराए हुए सवाल को कॉपी करना कोई कमाल नहीं रहेगा, टॉपिक आप सीख चुके हैं। अब आपने बस अपनी प्रैक्टिस करनी है। हर सवाल आज से ऑनवर्ड्स लिख के रख लो दिल पे, हर सवाल को मार्क्स इंटू 1.8 करके ट्राई करना है, स्टॉप वॉच लगा। अल्लाह हाफिज़।